जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जनवरी 2026 के कंप्लीट करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आज हम संपूर्ण संकलन यानी कोई भी टॉपिक हम मिस नहीं करेंगे और एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 2026 में भारत के 77वें गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंटोनिया कोस्टा। इनकी इमेज ये है, इन्हें आप याद रखेंगे। और उर्सुला वॉन डेर लेन ये हैं। ये यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और ये यूरोपियन यूनियन के जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं और ये यूरोपियन यूनियन के कमीशन की प्रेसिडेंट है, ठीक है। असेंबली यानी परिषद, कमीशन यानी कि आयोग। ये क्यों आए थे भारत, इनके पीछे का हम कारण समझते हैं। तो दोस्तों, भारत ने 27 जनवरी 2026 को इनके साथ एक समझौता साइन किया जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। वो था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये क्या था? इसके तहत ये दोनों देश आपस में फ्री में बिना टैरिफ के ट्रेड करेंगे और इसकी इकोनॉमी क्या है? 25%, पूरे दुनिया की 25% जीडीपी इन दोनों देशों के मध्य आती है। तो ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा और ये आपस में दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए ये भारत में आए थे। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2026 का मुख्य थीम क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वंदे मातरम के 150 वर्ष। देखिए, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम प्रथम बार गाया गया था। तो आज 2026 में इसके पूरे 150 साल हो गए हैं, इसलिए इसका थीम ये रखा गया था। किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लेकिन इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने अपने नोबेल आनंद मठ में पहली बार इसे लिखा था। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और गाया कब गया था? 1896 में। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। इस सब फैक्ट को आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने कहा क्वेश्चन तो सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद आपको पूरा सब कुछ समझाना है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस मंत्रालय की झांकी को ने प्रथम पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। इनका थीम क्या था? यही थीम था, वंदे मातरम ए सोल क्राई फॉर नेशन। हो सकता है आपसे थीम पूछ ली जाए, नहीं तो सिर्फ यही आएगा, संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न है हमारा, 77वें गणतंत्र दिवस के दौरान 21 तोपों की सलामी के लिए किस स्वदेशी प्रणाली का प्रयोग किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन। अभी तक क्या होता था कि जो 25 पाउडर गन होती थी ये थी ब्रिटिशर्स की गन, लेकिन अब हमने अपना स्वदेशी 125 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन का निर्माण किया है जो कि आत्मनिर्भर भारत का संकेत देता है। तो इसका भी आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। किस भारतीय राज्य ने आधिकारिक तौर पर 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भारत में सोयाबीन उत्पादन का प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यानी फर्स्ट स्टेट है जो इसे सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। सोयाबीन यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, और यहाँ के आप बताइए कि यहाँ के करंट सीएम कौन है? तो इसका आंसर होगा मोहन यादव, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैश्विक स्तर पर 2026 में सबसे पहले प्रवेश करने वाला देश कौन सा था? तो इसका आंसर होगा किरीबाती। इसका अर्थ क्या हुआ क्वेश्चन का? इसका मतलब ये हुआ कि विश्व में सबसे पहले नया साल किस देश में मनाया गया? तो इसका आंसर होगा किरीबाती। ये इसलिए मनाया गया क्योंकि इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि यहाँ पर सबसे पहले दिन होता है साल का, और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। इसको आपको याद रखना है, ये एक फैक्चुअल डेटा है, ये भी एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 56वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दावोस, जो कि स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी? 1971 में, ओके। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए एक फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी जो हिंदी का प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा वीक है, तो आप प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
जनवरी 2026 में भारत और किस देश के बीच भारत में सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने पर सहमति बनी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। ये क्या हुआ सुपर कंप्यूटिंग? तो सबसे पहले आप बताइए कि भारत का जो सुपर कंप्यूटर है उसका क्या नाम है? परम। भारत की जो सुपर कंप्यूटर सीरीज है उसे परम कहा जाता है। भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 8000। ये याद रखना है, परम 8000। इसके जनक कौन माने जाते हैं? विजय भटकर। और कब लाया गया था? 1991 में। तो यही भारत ने जो अपना सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर यूएई के साथ मिलकर स्थापित करने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है 9 जनवरी 2026 में विमान दुर्घटना में दिवंगत हुए वरिष्ठ नेता अजीत पवार किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे? ये तो इजी क्वेश्चन है, महाराष्ट्र। लेकिन आप ये बताइए कि इनकी पार्टी का क्या नाम था? एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये महाराष्ट्र के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के भतीजे थे। 2023 में क्या हुआ कि स्प्लिट हो जाती है इनकी पार्टी। ये अभी करंट जो गवर्नमेंट है एनडीए के साथ गठबंधन कर लेते हैं और इनके चाचा जी इंडिया के साथ गठबंधन कर लेते हैं, इसलिए अभी ये महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, करंट डिप्टी सीएम थे। ठीक है, अगला प्रश्न भी इन्हीं से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है अजीत पवार का चार्टर्ड विमान किस हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो इसका आंसर होगा बारामती, जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में है, वहीं यह हादसा हुआ था। अजीत पवार अपने राजनीतिक करियर में कितनी बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध गायक अरिजीत सिंह ने जनवरी 2026 में किस क्षेत्र से संन्यास की घोषणा की? तो इसका आंसर होगा बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग। देखिए मेरे फेवरेट सिंगर हैं और मुझे काफ़ी बुरा लगा इनका ये अपना ये जो इन्होंने ये डिक्लेयर किया उसे सुन करके मुझे काफ़ी बुरा लगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अरिजीत सिंह को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2025 में। इसे आपको याद रखना है। जनवरी 2026 में इसरो के किस मिशन को तकनीकी विफलता का सामना करना पड़ा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, PSLV C62। देखिए ये इसरो के लिए एक सेटबैक है, लेकिन इससे हमें सब कुछ सीखने को मिलेगा। सब कुछ क्या कि भारत का जो अभी अगला मिशन है जिसे कहते हैं गगनयान मिशन, जो संभावित 2027 में जाने वाला है, जिसे भारत 4 यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा, तो उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिला। जब आपकी फेलियर होता है तब आपको अगला जो बड़ा जो मेन टास्क है उसमें आपको बहुत कुछ मदद मिलता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, इसका आप याद रखेंगे दोनों का। अगला प्रश्न है यम स्ट्राइप्स ऐप जो कि इस महीने चर्चा में रहा का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बाघों की जनगणना, टाइगर सेंसस के लिए। यम स्ट्राइप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स। इसे याद करना है। ठीक है, ये जो टाइगर्स की सेंसस होती है, टाइगर कहाँ कहाँ कितने पाए जाते हैं, ये सब के लिए जानकारी के लिए इस ऐप का उपयोग किया जाता है, यम स्ट्राइप्स ऐप। अगला प्रश्न है 2026 की बाघ गणना टाइगर सेंसस किस टाइगर रिजर्व से शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अन्नामलाई, जो कि तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व है। अब आप बताइए भारत में करंट कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो इसका आंसर होगा 58। सबसे ज्यादा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कितने हैं? 9। ठीक है, मध्य प्रदेश में ही 9 हैं। तो कहाँ की गई? अन्नामलाई से। सबसे पहला कौन था? जिम कॉर्बेट, याद रखना है आपको। कहाँ है? उत्तराखंड में। जनवरी 2026 में मोनोपाज क्लिनिक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यम से मोनोपाज, यम से महाराष्ट्र। इसे याद रखना है, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने जनवरी 2026 में कौन सा कस्टम AI चिप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा माइया 200। इसे भी याद रखना है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की कंपनी है और इसके फाउंडर कौन है, इसे आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है मिष्टी योजना जिसकी कार्यशाला जनवरी 2026 में आयोजित हुई किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा मैंग्रोव संरक्षण। इसका फुल फॉर्म ही होता है मैंग्रोव इनिशिएटिव शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। इसका अर्थ क्या हुआ? मैंग्रोव जो वन होते हैं,
मैंग्रोव वन जो कि दलदली इलाके यानी कि जो भारत का कोस्टल एरिया है, तटीय एरिया, वहाँ पाए जाते हैं। ये स्कीम 2023 में लॉन्च हुई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि बहुत सारे मैंग्रोव वन को लगाना, इसका बढ़ावा देना। इससे क्या होता है कि जितने चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं समुद्री, उनसे ये बचाव में रक्षा करता है, मतलब बचाव करता है। ओके, मैंने कहा ना मेरी हिंदी थोड़ा वीक है तो आप मैनेज करेंगे। ओके, तो आप मतलब मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। अगला प्रश्न है, किस तितली को चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की राज्य तितली घोषित किया गया? तो इसका आंसर होगा स्ट्राइप टाइगर। इसका ये क्यों किया गया? क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि अगर ये सब आप कार्य करते हैं तो आपके स्टेट में इकोलॉजिकल अवेयरनेस बढ़ती है, लोगों के प्रति आप अपने पर्यावरण की संरक्षा के लिए ये जागरूकता फैलाते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, टेनिस के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किसे पद्म भूषण 2026 प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विजय अमृतराज। हमारा अगला प्रश्न है, केरल के किस दिग्गज अभिनेता को पद्म भूषण 2026 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ममूटी। ओके, ये केरल के काफ़ी ज़्यादा फेमस एक्टर हैं, यानी मलयालम इंडस्ट्री जो है केरल की, उसके काफ़ी ज़्यादा प्रमुख एक्टर हैं। इन्हें ममूटी जिनका नाम है, इन्हें 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत पद्म भूषण 2026 प्राप्त करने वाले शिबू सोरेन किस राज्य के अनुभवी नेता थे? तो इसका आंसर होगा झारखंड। झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये नेता थे। अब आपको थोड़ा हम पद्म अवार्ड के बारे में बता देते हैं। अभी इस समय 131 पद्म अवार्ड टोटल दिए गए, जिसमें से 5 पद्म विभूषण थे और 13 पद्म भूषण थे और 113 पद्मश्री थे। टोटल 131 हो गए, जिसमें से 19 महिलाएं थी और 16 मरणोपरांत दिए गए और 6 लोग ऐसे थे जो फॉरेनर थे। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किन भारतीय कप्तानों को जनवरी 2026 में पद्मश्री प्राप्त हुआ? रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर। इसे भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पद्म अवार्ड जितने होते हैं इनसे प्रश्न डायरेक्ट आ जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 के दौरान 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। ये सर्बियन प्लेयर हैं। ग्रैंड स्लैम क्या होता है? ये टेनिस का टूर्नामेंट होता है। आपको इसका क्रोनोलॉजी आता है कि नहीं? ग्रैंड स्लैम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकंड होता है फ्रेंच ओपन एंड विंबलडन ओपन, देन यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये जीते हैं और 400 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सर्बिया के प्लेयर हैं। ओके, 26 जनवरी 2026 में पहला खो खो विश्व कप की मेज़बानी किस शहर ने की? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली ने। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जो खो खो जो कि भारत का खेल है वो विश्व स्तर पर खेला जा रहा है। जैसे कि कबड्डी, अब पहले कबड्डी भी भारत का ही गेम हुआ करता था, जो कि एक नॉर्मल गांव का गेम हुआ करता था, अब उसे विश्व स्तर पर खेला जा रहा है। ये सब भी भारत के लिए गर्व की बात है। जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो इसका आंसर होगा द किंग कोहली। अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। सो अगला प्रश्न है, जेड मोर्च टनल जिसका इस महीने उद्घाटन किया गया किस क्षेत्र में 12 मासी कनेक्टिविटी प्रदान करती है? इस महीने नहीं, इसका उद्घाटन 2025 में किया गया था जनवरी का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर सोनमर्ग। ओके, सोनमर्ग से गगनगीर तक ये जाती है। 6.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। किस बैंक ने हरियाणा में जल संरक्षण परियोजना के लिए 5,700 करोड़ की मंजूरी दी? तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। ये ब्लैक जोन्स जो होते हैं, जहां पर पानी की कमी होती है, उनकी मदद के लिए ये दिया जाता है। ओके, तो हरियाणा में पानी की समस्या खत्म करने के लिए ये कदम उठाया गया। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है और इस बार ये हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर किया गया। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने जनवरी 2026 में किस फाउंडेशन के साथ मिलकर आकांक्षी ब्लॉकों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए समझौता किया? तो इसका आंसर होगा NIIT फाउंडेशन, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसे आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने NPS यानी कि नेशनल पेमेंट सिस्टम समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में सार्क समिति का गठन किया? काफ़ी लंबा प्रश्न है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नारायण रामचंद्रन, ठीक है।
पीएफआरडीए की स्थापना कब हुई थी और एनपीएस की स्थापना कब हुई थी? तो 2003 में पीएफआरडीए की स्थापना हुई थी और एनपीएस की 2004 में। एनपीएस सबसे पहले आया था गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, लेकिन बाद में 2009 में इसे सबके लिए बना दिया गया था। ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम। अगला प्रश्न है, डाक विभाग ने देश भर में विनियमित पूंजी बाजार सेवाओं के विस्तार के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसका आंसर होगा एसएसएल के साथ। ये क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि अब ग्रामीण लोगों को भी शेयर मार्केट के बारे में क्या किया जाएगा? अवेयरनेस फैलाया जाएगा और ग्रामीण लोग शेयर मार्केट को अपने जो डाक के जरिए इन्वेस्ट कर पाएंगे शेयर मार्केट में। ये इसका अर्थ हुआ। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमारा अगला प्रश्न है, भारत 2026 में किस प्रमुख वैश्विक संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिक्स। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। अभी इसके कितने मेंबर्स हो गए हैं? 11 मेंबर्स। ठीक है, 2025 में इसका कहाँ हुआ था समिट? तो ब्राजील में हुआ था। अभी कहाँ होने वाला है? इंडिया में होने वाला है। अदानी डिफेंस ने विमान निर्माण के लिए ब्राजील की किस प्रसिद्ध कंपनी के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर होगा इम्ब्रेयर, जो कि ब्राजील की एक कंपनी है। अब इसका अर्थ ये होगा कि अब अभी तक अडानी जो था, अब अडानी ग्रुप्स वो सिर्फ डिफेंस के लिए एयरक्राफ्ट बनाता था, अब वो सबके लिए बनाएगा। ठीक है, नॉर्मल जेट्स भी अब वो बनाएगा। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, सबसे ऊंचा होता है भारत रत्न, देन पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण, देन पद्मश्री। धर्मेंद्र सिंह देवल जिनकी मृत्यु 24 नवंबर 2025 को हुई थी, उन्हें किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पुरस्कार मिला? तो कला के लिए। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड आर्टिस्ट थे अपने टाइम में, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे और अभी भी हैं। वर्ष 2026 के लिए पद्म पाणि पुरस्कार के किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इलैयाराजा, जो कि अभी मेंबर ऑफ राज्यसभा भी हैं और साउथ इंडिया के काफ़ी बड़े म्यूजिशियन हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सम्मान से जनवरी 2026 में किसे नवाजा गया? तो इसका होगा ऑप्शन सी, अश्विनी वैष्णव। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? इसे आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, आप इसे बताइएगा जरूर। जो मैं पूछता हूँ उसका आंसर आपको कमेंट में देना है, इससे आपका इंप्रूव होगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में किस भारतीय डॉक्टर को विले रिसर्च हीरोज प्राइज मिला? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। और ये पहले व्यक्ति ऐसे हैं जो भारत के हैं और इन्हें ये प्राइज मिला है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, आईसीसी द्वारा घोषित सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024-25 के विजेता कौन बने? तो इसका आंसर होगा जसप्रीत बुमराह, जो कि मेरे फेवरेट बॉलर हैं। विश्व सीमा शुल्क WCO वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संगठन, मैंने शुल्क बोल दिया था, द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सतर्कता और प्रतिबद्धता के माध्यम से समाज की रक्षा। कस्टम्स प्रोटेक्टिंग सोसाइटी थ्रू विजिलेंस एंड कमिटमेंट। विजिलेंस मतलब क्या होता है? जागरूकता। ठीक है, जनवरी 2026 में आयोजित 78th भारतीय सेना दिवस की वार्षिक परेड की मेजबानी किस शहर में की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जयपुर। अब ये ऐसा उठाया गया है कदम कि दिल्ली से बाहर भी शहरों में ये किया जाएगा। ठीक है, अभी तक सिर्फ दिल्ली में होता था। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण की इकाई का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर होगा लखनऊ में। कब किया? 9 जनवरी 2026 को किया। इसके तहत 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 के किस राज्य को विधानसभा ने यूजीसी 21वीं नियम 2026 के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। अभी यूजीसी जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चित विषय बन गया था, तो ये आया था। सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म बताइए, यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में। ओके, और ये 1956 में एक संवैधानिक बॉडी बन गया था, स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, ये क्या अभी नियम आया था? ये जो आया था, ये यूजीसी करता क्या है, तो जितने भी हायर कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनमें एक्ट लाता है, उनमें नियम को ये मैनेजमेंट करता है। तो ये अभी एक नियम लेके आया था जिसके तहत ओबीसी SC ST के छात्रों को एक अलग से प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अगर उनको कोई प्रताड़ित करता है तो
कौन करेगा? आप भाई ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, तो बचा जर्नल। तो जर्नल अगर उन्हें प्रताड़ित करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। और कमियां क्या थी इसमें कि जर्नल अपने डिफेंस में कुछ कर नहीं सकते हैं, इसीलिए इसका जर्नल छात्रों ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया और अभी इसे हटा भी दिया गया है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर अभी स्टे लगा दिया गया है। ओके, अगला प्रश्न है, माउंट एकोनकागुआ की चोटी पर जनवरी 2026 में चढ़ाई करने वाली भारतीय पर्वतारोही कौन है? तो इसका आंसर होगा काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक है, तो ये है साउथ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट देनाली। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। यूरोप की माउंट एल्ब्रस। ठीक है, भारत की तो आपको पता ही है, भारत की नहीं मतलब एशिया की है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, इंडसइंड बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में 31 जनवरी 2026 के कार्यभार कौन संभालेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरिजीत बसु। तो चलिए हम जनवरी 2026 के इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम को समझ लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने अभी तक सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तब आप अगर इसे भी कर लेंगे तब आपका एक भी क्वेश्चन अब बाहर नहीं जाने वाला है। सिर्फ 2 टॉपिक रिमेनिंग है, 2 से 3 टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम और एक इंडेक्स और रिपोर्ट और लास्ट में अपॉइंटमेंट। ठीक है, और फिर मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर आपने पूरा वीडियो अभी तक देखा है और लास्ट तक भी पूरा वीडियो देखते हैं तो मैं आपको एक फ्री में एक गिफ्ट देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम थी विविधता को अपनाना, परिवारों को मजबूत करना। ठीक है, भारत के परिवार तो वैसे भी बहुत मजबूत हैं और भारत की जनसंख्या दुनिया की नंबर 1 जनसंख्या बन चुकी है। ठीक है, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल दिवस क्या होता है? ब्रेल एक ऐसी तकनीकी है जिससे जो लोग नहीं देख सकते हैं यानी दृष्टिहीन होते हैं उन्हें पढ़ाया जाता है। तो 4 जनवरी को ये मनाया गया। इसकी थीम थी साक्षरता के माध्यम से समावेश। अगला है 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। इसी दिन 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए ये मनाया जाता है। इसकी थीम थी विकसित भारत 2047 में प्रवासियों की भूमिका। अगला प्रश्न है, प्रश्न यानी कि अगला पॉइंट है, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम थी पारंपरिक ज्ञान और एआई को जोड़ना। चलिए हम इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप बोर ना हो। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। सब कुछ मन है। युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ डेट पर मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन है, सब कुछ मन में है, यानी कि मन ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इसका थीम था राष्ट्र की सेवा में भविष्य के लिए आधुनिकीकरण। अगला प्रश्न है, 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता था। इसकी थीम है, मतलब राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम है जमीनी स्तर के लिए नवाचार। अगला है 19 जनवरी एनडीआरएफ की स्थापना दिवस, तत्परता के माध्यम से लचीलापन। अगला है 23 जनवरी पराक्रम दिवस, नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थ डेट है 23 जनवरी। ओके, तो इस पे मनाया जाता है पराक्रम दिवस। बहादुर भारत के प्रकाश स्तंभ, ये इसकी थीम थी। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसकी थीम थी हर लड़की के लिए डिजिटल साक्षरता। सब कुछ डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाता है, तब आप फंस जाते हैं, इसलिए हर मंथ के करंट अफेयर के साथ उसके डेट्स और थीम को भी आपको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला है 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, इसको हमने कर लिया। 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अस्थायी शांति के लिए सीखना। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इसे भी याद करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल वोटर्स डे। मेरा भारत मेरा वोट, हर वोट मायने रखता है, इसकी थीम थी। 25 जनवरी उसी दिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है, जिसकी थीम थी अस्थायी यात्राएं कालातीत यादें। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जिसकी थीम थी वंदे मातरम के 150 वर्ष। 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, जिसकी थीम थी उद्देश्य के लिए भागीदारों को जोड़ना। 30 जनवरी जिसे शहीद दिवस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, तो उसी के लिए ये मनाया जाता था। इसकी थीम थी अहिंसा और सत्य पर ध्यान, गांधी जी की पुण्यतिथि है ये। ठीक है, 30 जनवरी। 30 जनवरी विश्व कुष्ठ रोग दिवस, जिसकी थीम है कुष्ठ रोग को हराएं, कलंक मिटाएं। अब अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगर आपने यहाँ तक पढ़ा है तो इसका मतलब आप सीरियस स्टूडेंट हैं और आपका सिलेक्शन इस बार जरूर से जरूर होने वाला है, क्योंकि सब सारे प्रश्न यहीं से फंसेंगे।
तो ये है इंडेक्स और रिपोर्ट यानी कि सूचकांक, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके पेपर में आता है इससे प्रश्न, ठीक है। तो इसमें समझने का कुछ है नहीं, बस हम रीड कर लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026, भारत की रैंक 82nd, फर्स्ट किसने किया है? फ्रांस, जर्मनी और जापान ने, ठीक है। वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भारत की रैंक है 91 और फर्स्ट आया है डेनमार्क। इसे कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026, ये मिलिट्री के हिसाब से दिया जाता है, जिसमें भारत की रैंक है 4th और फर्स्ट आया है अमेरिका, ठीक है। वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2025, इसे जारी करता है अंकटेड, भारत की रैंक है 8वीं, अमेरिका फर्स्ट आया है, ठीक है। एफडीआई मतलब होता है कि विदेशी कंपनियां, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी कंपनियां यहाँ पर कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं आपके देश में, तो भारत की रैंक है 8वीं। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025, इस जेंडर गैप इंडेक्स, इसका होगा WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसे जारी करता है, भारत की रैंक थी 126, आइसलैंड कंट्री है, ये फर्स्ट आया था, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026, इसे जर्मन वाच करके एक संस्था है वो जारी करता है, भारत की रैंक थी 7वां, शीर्ष 3 स्थान खाली थे, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे कोई कंट्री नहीं आई थी, 4th पे डेनमार्क था, इसलिए डेनमार्क ने इसे टॉप किया है, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 हेरिटेज फाउंडेशन करके है, ये जारी करता है, भारत की रैंक थी 131 और फर्स्ट आया है सिंगापुर। ये सारे फैक्ट्स आपको याद करना है डेटा, ठीक है। अगला है अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्तियां, इसे भी हम जल्दी से रीड कर लेते हैं, इसमें कुछ समझने का है नहीं, फिर मैं आपको आपका गिफ्ट देता हूं, जो मैंने कहा था आपको मैं फ्री में गिफ्ट दूंगा। तो ये है मुख्य सूचना आयुक्त CIC राजकुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार 10 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं, अपना कार्यभार संभालेंगे। नालसा जो कि फ्री लीगल एडवाइजरी है, उसके अध्यक्ष विक्रम नाथ को बनाया गया है कार्यकारी अध्यक्ष। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये तो सभी जानते हैं। RBI के डिप्टी गवर्नर श्रीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। अभी इसके गवर्नर कौन है? श्री संजय मल्होत्रा जी। अगला है सेबी, जिसे कहते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। अभी इसके चेयरमैन है तुहिनकांत पांडे और इसके पूर्वकालिक सदस्य बने हैं संदीप प्रधान। AERB परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, इसके अध्यक्ष बने हैं AK बालसुब्रमण्यम, ठीक है। इंडसइंड बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष बने हैं अरिजीत बसु, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था। HDFC बैंक के डिप्टी MD कैजाद भरूचा बने हैं, ठीक है, उन्हें पुनर्नियुक्त किया गया है। BSF के महानिदेशक प्रवीण कुमार बने हैं, इसे भी याद करना। ITBP जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी, 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ठीक है, तभी इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा अभी बताइए उस दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय 1962 के दौरान, कमेंट में आपको बताना है। तो इसके कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। NIA यानी नेशनल जांच एजेंसी के महानिदेशक राकेश अग्रवाल। CGDA के विश्वजीत सहाय। तो अब हमने सब कुछ कवर कर लिया है। आपका गिफ्ट क्या है उसे मैं बताता हूँ अगले स्लाइड में। तो आपका गिफ्ट ये है कि मैं आपकी पूरी PDF जितना आपने पढ़ा सबको फ्री में बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। प्लीज़ गाइस, नया चैनल है एग्जाम लाइट GS का, इसे आपको सपोर्ट करना है सब्सक्राइब करके। भाई सब्सक्राइब से ही सपोर्ट हो जाएगा आपको। GS में आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, सारे टॉपिक को मैं डेली एक्सप्लेन करता रहूँगा, सब कुछ हम कवर करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एग्जाम लाइट।